हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरिया बुक का ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट है। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र संख्या 8 है, मतलब सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट कवर किए हैं। इसका आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस पूछे गए, 100 क्वेश्चंस पूरे कवर किए जाएंगे। इसमें 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 8। पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो देखा जाए तो पहले जो अधिनियम है जिसके द्वारा मताधिकार प्रदान किया गया महिलाओं को, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है और इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया था। महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये जो है 73वां संविधान संशोधन ये आया था 1992 में, लेकिन जब लागू हुआ था तो ये हुआ था आपको लागू 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था और पहला राज्य मध्य प्रदेश इसका अभिपालन करने वाला। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पंचायती राज संस्थानों का आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है, संबंधी जो आरक्षण का, तो वो है अनुच्छेद 343 डी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें आपको महिलाओं, एससी एसटी से संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है। पंचायती राज दिवस जो अगर देखा जाए तो वो हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन अगर हम लोग देखें, इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ठीक है, संविधान में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, इसका गठन किया गया है राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के द्वारा अधिनियमित पारित किया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसका उत्तर देखा जाए तो ये होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देखें तो मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में मिलेगा, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो कौन कौन नहीं प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, फिर आपको अनुच्छेद 29, ठीक है, और अनुच्छेद 30, ये जो है वो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और जो उसके अलावा जितने भी हैं वो सभी गैर नागरिकों और नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है। तो संसद की निम्न समिति में सर्वाधिक जो है वो आपको पराकलन समिति का है, ऑप्शन नंबर सी पराकलन समिति। देखा जाए तो संविधान के संसद के संचालन हेतु अनेक संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य, याचिका समिति में 15 सदस्य और प्राकलन समिति में 30 सदस्य। ठीक है, चलिए इसमें देखा जाए नेक्स्ट है निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है, तो वो है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, जनगणना, डाकघर बचत, डाकघर फिर बचत बैंक, ये सब जो है आपको, फिर कृषि से आय, ये जो भिन्न आय है इस पर कर से ये सभी जो है वो संघ सूची का विषय आता है। वही जनसंख्या नियंत्रण जो है ये जो आपको संघ सूची में नहीं बल्कि ये आता है आपको समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। इसका सही सुमेलित नहीं है राष्ट्र नियोजन समिति 1949। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राष्ट्र नियोजन समिति का गठन जो हुआ था वो 1949 नहीं बल्कि 1938 है। ठीक है, और उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर ए 1968 राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 जून 1968 से लेकर आपको 26 फरवरी 26 फरवरी आपको 1969 तक। ठीक है, ये जो पहली बार हुआ था बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू, उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, और बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार आपको 2005 में लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कब? तो ये देखिए 1935 का अधिनियम जो था वो दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। और ये अधिनियम में आपको ये अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, 321 अनुच्छेद थे आर्टिकल, और आपको 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैसा संस्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो, क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है निकेत। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सब को सम्मिलित करके कहा जाता है निकेत। ठीक है, नेक्स्ट है नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नर नाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपको है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नरनाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में और भी कुछ देखा जाए तो आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भी आपको महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है निम्न में कौन जैव अनियमिकृत नेक्स्ट है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन जो है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सीसा। वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं हो पाता है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सीसा हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया, फिर रेडियो सक्रिय तत्व जो हो गया, ये सब जो है आपको जैव अनिम्नीकृत है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। और वर्तमान में जो देखा जाए तो भारत में जो वनावरण प्रतिशत है वो है 21.71%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें तो देख इसका सही उत्तर देखिए, इसका होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। 2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो अधिकता के कारण वातावरण में अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन, और इस वर्षा के कारण वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया और संगमरमर की जो इमारतें होती हैं जिसमें संगमरमर लगा होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा मनपराई मुरुक्कू का जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य के द्वारा किया गया है मनपराई को जीआई टैग? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, मुरुक्कू जो है आपको खाद्य सामग्री की एक विशेष किस्म का नाश्ता है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में आपको तिरुचिरापल्ली जिले में मनपराई शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इसे खाद्य सामग्री की कैटेगरी से जीआई टैग तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आरआरआर। ठीक है, रे स्टीवेंसन जो हैं वो हॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे। इन्होंने भारतीय फिल्म आरआरआर में अंग्रेज ऑफिसर की भूमिका निभाई थी और इनका निधन जो हो गया आपको 58 ईयर्स की एज में हो गया। ठीक है, और ये इटली में हुआ इनका निधन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई? तो 60 वर्षों में पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है ऑप्शन नंबर सी चीन में। ठीक है, वर्ष 2022 में चीन के जो बर्थ रेट का रिकॉर्ड गिरावट दर्ज किया गया और इतना गिरावट जो है उनको पहली बार 1961 में देखा गया था। ठीक है, चीन की जो औसतन 1.1% आबादी प्रति वर्ष कम हो रही है। जनसंख्या 2022 में देखा जाए उनकी चीन की तो वो ठीक है 14,118 लाख। ठीक है, 14,118 लाख ये आपको वर्ष 2022 का है। ठीक है, चीन की जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है उसके अनुसार देश में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 लाख लोगों की आबादी की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान। ठीक है, मध्य एशिया स्थित एक उज्बेकिस्तान में हुए जो संविधान संशोधन के लिए जो जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया। ठीक है, उज्बेकिस्तान का संविधान का मसौदा आधुनिक विभिन्न वैश्विक कानूनों और मापदंडों पर भारत सहित 190 देश के संविधान की जांच के बाद तैयार किया गया है, जो कि उज्बेकिस्तान को विकास और समृद्धि के नए रास्ते पर ले जाएगा। ठीक है, देखिए जनमत संग्रह उज्बेकिस्तान के जो मौजूदा संविधान है उसका लगभग 2/3 भाग को बदलना चाहता है। ठीक है, 2/3 भाग जो है उसको बदलना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया गया? तो ये जो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था ये चलाया गया था म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में। ठीक है, मई 2023 में आया था आपको ये चक्रवात। ठीक है, चक्रवात मोचा म्यांमार से टकराया था और ये चक्रवात जो है म्यांमार के तटीय इलाके और कई अन्य शहरों में तबाही मचाई थी। भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक है, और जो चक्रवात का नाम था वो था मोचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? तो ब्रिक्स में जो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें कौन सा नया सदस्य बना है? तो वो है मिस्र। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ब्रिक्स जो है आपको ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ब्रिक्स है साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना जो हुआ था वो 2014 में हुआ था और न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है कि ब्रिक्स देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, वर्तमान में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं उसमें आपको बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, उरुग्वे और मिस्र है। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं और वर्ष 2021 में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को जोड़ा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक में और 2023 में मिस्र को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतरराष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? तो ये हुआ था G7 की बैठक में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था G7 और उसमें आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात किए थे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। ये किससे संबंधित है? E20 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। ठीक है, 20% इथेनॉल का मिश्रण। देखिए E20 या इथेनॉल 20 एक प्रकार का मिक्स ईंधन है, फ्यूल है। ठीक है, इस प्रकार का जो फ्यूल है उसमें 20% इथेनॉल और 80% क्या होता है? तो 80% पेट्रोल। ठीक है, मिलाया जाता है और इथेनॉल एक प्रकार का क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य स्रोत है आपको गन्ना, चावल,
चावल की भूसी, है ना, और मक्का, ठीक है। फिर आपको पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के टर्मिनल में किया जाता है। और E20 का अगर फायदा देखा जाए तो इससे फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण कम होता है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है। कृषि क्षेत्र में इथेनॉल प्राप्त होगा, जिससे गन्ना और अन्य किस्मों को जो है वो फायदा भी होगा, ठीक है। और कुछ नुकसान भी हैं इथेनॉल का, E20 फ्यूल का। तो देखिए, इथेनॉल को डेवलप करने में बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यदि कृषि के उत्पादों का उपयोग इथेनॉल बनाने में होगा, तो खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 का मुख्य उद्देश्य जो है वो जल को संरक्षित करना है, और ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू हुई? तो किस राज्य में शुरू होगी पॉड टैक्सी? तो ये होगी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ठीक है, जो कि बिना ड्राइवर के चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन है और बिना ड्राइवर का चलेगा। ये एक ऑटोमेटिक कार की तरह होती है। इसमें यात्रियों को बैठने की संख्या निश्चित रहती है। ये पर्यावरण के हिसाब से बेहतर माना जाता है, और भारत में इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से होगी। इस टैक्सी का माध्यम से आपको नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेक्टर 21 फिल्म सिटी से जोड़ा जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? तो लिथियम का बड़ा भंडार का खोज हुआ है फरवरी में। 9 फरवरी को इसका पता चला, और ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और देखा जाए तो ये जो जिला है नव जम्मू कश्मीर का, रियासी जिला, ठीक है, रियासी जिला में पाया गया है। और यहाँ लगभग 59 लाख टन आपको यहाँ पे पाया गया है लिथियम। लिथियम का जो सिंबल है वो Li, ठीक है, ये रासायनिक प्रतीक है, और सबसे हल्की धातु होती है, सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है 3, और परमाणु भार होता है 6.941, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में करते हैं, ठीक है। और भारत जो है अभी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, ठीक है। और लिथियम एक ऐसा है जो कि कम छोटा सा जो होता है, छोटा सा, उसमें भी बहुत ज्यादा चार्ज को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी आपको चीन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का सप्लायर है, ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई? तो गेको मिजोरामेंसिस एक उड़ने वाली छिपकली है जिसकी खोज हुई है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में, ठीक है। देखा जाए तो ये प्रजाति जो है, ये प्रजाति की जो छिपकली की जो बॉडी, त्वचा और पूंछ की बनावट इस प्रकार की होती है, ठीक है, जो कि इसे उड़ने में मदद करती है। ये शिकारी जीवों को खुद को बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ सकती है। इसकी खोज मिजोरम में हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं का कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में हुई, ठीक है। मौसम विज्ञान के अनुसार देखा जाए, जो कि 6 फरवरी 2023 को पब्लिश हुई है, ठीक है, उसमें देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण 2200, ठीक है, 2227 मौतें हुई, ठीक है, कुल 2227 मौतें हुई, जिसमें आपको बिहार में केवल बिहार में 418 हुई हैं, ठीक है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ 201 हुई हैं। फिर महाराष्ट्र में आपको 199 हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? तो भारत जो है वो 161वां रैंक पर है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पे है, ठीक है। वर्ष 2022 में ये 150वें पे था, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो ये चुना है डी वाई चंद्रचूड़ को। ऑप्शन नंबर डी, डी वाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ को। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ देश देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया। और इस पुरस्कार के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को 11 जनवरी 2023 को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता। तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। ठीक है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता है एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। इन्हें ये पुरस्कार जो है यूक्रेन के युद्धग्रस्त मारियापोल में साहसी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी को किया गया है फिजी के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ये देश है फिजी, जिसकी राजधानी है सुवा। और इसकी जो राष्ट्रपति हैं वो है विलियम काटो निवेरा। प्रधानमंत्री हैं सितवेनी राबुका। यहाँ की जो भाषा है फिजी की वो है अंग्रेजी, फिजी और हिंदी, 3 भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ की मुद्रा जो है वो फिजियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट देखें। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो रणजी ट्रॉफी के जो विजेता टीम है 22-23 के, ये है सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2022-23 में सौराष्ट्र ने जीता है। इससे पहले 19-20 में भी जीता था इसने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान। मई 2023 तक जो भारत का स्थान देखा जाए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, तो वो पहला स्थान है। ठीक है, टॉप 3 टीमें देखें तो पहला भारत है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा इंग्लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के पुस्तक के लेखक हैं आपको ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर, इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में 18वीं सेंचुरी के बाद किस प्रकार से इकोनॉमी में परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? तो मई 2023 में की थी आपको पापुआ न्यू गिनी की यात्रा। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी प्रधानमंत्री ने। कब की थी? तो ये 21 मई 2023 को। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। इस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो है AIME 2023 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज था INS सतपुरा। ठीक है, INS सतपुरा ने भाग लिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ INS दिल्ली ने भी भाग लिया था। ठीक है, इन दोनों ने भाग लिया था। और देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो आसियान के देश सदस्य हैं उसमें आपको ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसका मुख्यालय कहाँ है आसियान का? तो ये जकार्ता में है। ठीक है, आसियान जकार्ता में इसका मुख्यालय हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में 12% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन की जो वैल्यू में वित्त वर्ष 2022 की तुलना में देखा जाए तो 12% ज्यादा है। इस वर्ष कहा जाए मतलब सॉरी वित्त वर्ष 2021-22 में जो था वो 95 करोड़ था। ठीक है, 95,000 करोड़ था, जबकि इस बार जो है वो है 11,800 करोड़।
ठीक है, 11,800 करोड़। इसमें 12% का वृद्धि हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो ये रखा है 2.98, ऑप्शन नंबर डी 2.98%। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.58 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% यानी कि 25.56 हजार करोड़, ठीक है, रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया? मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए गीत लॉन्च किया है, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग ने लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहन के लिए यह गीत लॉन्च किया है, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं, जिसका उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो और चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य है, कोई मतदाता पीछे न छूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आपको 1985 से, ठीक है, 1985-86 में किया गया था और इस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब था? तो ये आपको चल रहा था 1985 से 90 तक। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है और इस समय इंदिरा आवास योजना का शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर रैगनर नर्क्से ने। ठीक है, प्रोफेसर रैगनर नर्क्से ने किया था। और देखा जाए तो इस सिद्धांत का जो अर्थ है वो है, इस संदर्भ में देखा जाता है कि जहां गरीबी का कारण गरीब होने से है, ठीक है, अर्थात मतलब निर्धनता एक दुष्चक्र है जो व्यक्ति को निर्धनता की परिधि से बाहर नहीं आने देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था अगर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 दोनों। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। ठीक है, ये होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उपयोगिता से तात्पर्य है, उपयोगिता से तात्पर्य बताना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ठीक है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा से उपभोग से प्राप्त व्यापक लाभों से, अर्थात हम किसी वस्तु और सेवाओं के अधिकतम लाभ प्राप्त की सीमा के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खनन। खनन है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि आपको देखा जाए निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन जो खनन हुआ, कृषि हुआ या फिर ये सब जो हुआ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो किस राज्य को मिलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में 1856 में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध को। ठीक है, अवध को मिलाया गया था। देखा जाए तो जो वाजिद अली शाह थे अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था और इसका जो कार्यकाल था वाजिद अली शाह का, वो था आपको 1847 से 1856 तक। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में यानी 1854 में, ठीक है, 1854 में आउटरम के ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार को मानकर लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास
ठीक है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था, बिहार में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। यह अधिवेशन जो था वो आपको 1922 में आयोजित हुआ था। ठीक है? फिर नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो हिंदू महासभा की ओर से जो भाग लेने वाले हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब एम आर जयकर और बी एस मुंजे, ये दोनों। देखा जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो आपको हुआ था 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था और 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता जो है रैमजी मैकडॉनल्ड ने किया था। इसमें हिंदू महासभा की ओर से बी एस मुंजे और डॉक्टर एम आर जयकर ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और फिर आपको देखा जाए तो ये जो 1912 है तो इसमें 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, बंगाल से अलग कर, ठीक है, बंगाल से अलग किया गया था। बिहार, उड़ीसा सहित एक नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया था इसका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत हुई थी जर्मनी में। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन में इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और आजाद हिंद रेडियो का जो मुख्यालय था वो मूल रूप से जर्मनी में था, लेकिन बाद में इसे सिंगापुर तथा फिर आपको रंगून जो कि म्यांमार में है वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो समानांतर सरकार की स्थापना की गई, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, तीनों, मतलब बलिया, सतारा और मिदनापुर। देखिए 1942 में, ठीक है, 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन तीनों जगह पर आपको समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मराठी ग्रंथ दासबोध, दासबोध के लेखक कौन है? तो मराठी ग्रंथ है दासबोध, इसके लेखक हैं रामदास, ऑप्शन नंबर डी रामदास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही, वॉरेन हेस्टिंग, घेरे की नीति। ठीक है, देखिए स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली हैं और घेरे की नीति की शुरुआत जो किया था वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? वेधशाला का जो निर्माण हुआ था इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। ठीक है, देखिए राजा जयसिंह एक कुशल शासक के साथ खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, इन्होंने खगोलीय गणना हेतु 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था जिसमें आपको मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता है, प्रमुख नगरी हड़प्पा है, प्रमुख स्थान। ठीक है, और हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। फिर आपको उसके उत्खनन के दौरान वहां पर आपको R37 कब्रिस्तान, फिर सावाधन पेटियां, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोडी लिपि। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो मोडी लिपि का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो हुआ था मराठों के लेखों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठों के लेखों में। देखिए
सर्वप्रथम जो मोडी लिपि का प्रयोग हुआ वो मराठों के लेख में किया गया। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शिवाजी। शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। और उनका जो शिवाजी का अगर जन्म कब हुआ था, तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1672 में, सॉरी 1627 में। 1627 में जन्म हुआ था शिवाजी का। हाँ, और शिवाजी को राजा की उपाधि जो दिया गया था वो औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था, ठीक है। कौन सा असत्य है? तो बाल विवाह नहीं है, क्योंकि उसमें बाल विवाह पर्दा प्रचलन जो उसमें प्रचलन में नहीं था। और महिलाओं का उपनयन मतलब शिक्षा दीक्षा का संस्कार होता था। और इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो मगध साम्राज्य में मिलाया था, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने मिलाया था, ठीक है। मगध के शिशुनाग ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। देखिए, शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत कर मगध पर शिशुनाग वंश नामक एक नए वंश की स्थापना की थी। इसी ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैंकूवर में की थी 1616 ईस्वी में, ठीक है। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ट्रैंकूवर में आपको ट्रैंकूवर के तंजौर में, ठीक है, स्थापित की थी। और दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी फिर इसकी, वो हुई थी 1676 में। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में, ठीक है, ये थी दूसरी। चलिए नेक्स्ट देखें, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो थे जमाली, ऑप्शन नंबर सी, जमाली थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जमाली। देखिए, महावीर स्वामी के बारे में देखा जाए तो भगवान जो महावीर हैं, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपको 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब देखा जाए तो इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है इनमें से? तो इसमें जस्ता मौजूद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील में शामिल नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में देखा जाए तो आपको लोहा का मात्रा होता है 73%, फिर आपको क्रोमियम का मात्रा होता है आपको 18% और निकल का मात्रा होता है 8%, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कार्बन होता है, कार्बन का मात्रा 1% होगा। ये मिश्र धातु है, ठीक है। ये कठोर होता है और इसमें जंग भी नहीं आता है, जंग नहीं लगेगा। और इसका जो उपयोग है वो बर्तन, ब्लेड इसे बनाने में होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का, ठीक है। देखा जाए तो ये एक परीक्षण है एक तरह के, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहा जाए तो ईईजी कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है आपको मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी उत्तर होगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, p² by 2m ये होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय का। ठीक है, गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका उपयोग जो है त्वरण ज्ञात के लिए किया जाता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण जो है आपको देखा जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ a निकालेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। आपको यहाँ पर v जो है v का अंतिम वेग हो गया, v वस्तु का अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है, और a आपका त्वरण हो गया और t आपका समय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, जनित्र को बनाने में। मतलब जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और विद्युत जनित्र मतलब क्या? विद्युत जनित्र का मतलब इंग्लिश में हम लोग कहें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? चुंबकीय यानी मैग्नेटिक बल रेखाएं किससे निकलती हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है। चुंबकीय बल जो है वो रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती है। ठीक है, और दक्षिण में प्रवेश करती है वक्र बनाकर, और चुंबक के अंदर से होती हुई ये पुनः उत्तर ध्रुव से वापस आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु का जो मौलिक कण है, ठीक है, और परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, मतलब न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, और नाभिक में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेश वाला कण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बढ़ जाना। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय जो अणु जल के वाष्पन की दर को कम कर देता है। ठीक है, जिससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब से तुलना में निम्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन। आसवन मतलब डिस्टिलेशन। ठीक है, आसवन मतलब डिस्टिलेशन इंग्लिश में कहा जाए तो। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया का जो उपयोग है वो प्रायः तरल शुद्धियों मतलब लिक्विड इम्प्योरिटीज से शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों का एक मिश्रण को पृथक करने के लिए करने की एक रासायनिक तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है इनमें? तो देखा जाए तो ये है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखा जाए तो पोटेशियम सबसे ज्यादा आपको क्रियाशील धातु है। और वैसे अगर देखा जाए तो पोटेशियम इन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पहले स्थान सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम। फिर दूसरे स्थान पे आएगा आपको सोडियम। फिर तीसरे स्थान पे आएगा आपको कैल्शियम। ठीक है, और फिर आपको चौथे स्थान पे आएगा आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है,
इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखिए भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन आपको हो जाएगा सॉरी तांबा, फिर आपको हो हाइड्रोजनीकरण, ये आपको हो जाएगा खाद्य वसा, और वल्कनीकरण ये रबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये होता है आपको CO2 की वजह से। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है चूने का पानी, यानी लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जो है वो जलीय विलयन का सामान्य नाम है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की चूने का पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको समीकरण में देखा जाए तो जैसे CaOH होल ट्वाइस है। ठीक है, अगर इसमें फिर हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइमेज। ठीक है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल जिसको कहा जाए तो एथेनॉल में परिवर्तित करता है, और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पीवीसी। ठीक है, जैव निम्नीकृत मतलब बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं मतलब जिनका विखंडन जो है वो जैविक प्रक्रिया के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। ठीक है, और सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। ठीक है, और पीवीसी जो है मतलब इसको पीवीसी को फुल फॉर्म हम लोग कहा जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बताना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है, एक कार्बनिक पदार्थ है। पादप हार्मोन जो है क्या है? पादप हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि प्रजनन एवं उनके उपपचायी जो क्रिया हैं वो प्रभावित व नियमित करते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन में देखा जाए तो मुख्यतः 5 तरह का होता है, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन जो है प्रारंभ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होगा मनुष्य के मुख गुहा में, मतलब मुख गुहा में जब लार यानी स्लाइवा की उपस्थिति में क्या होगा, ये इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में विखंडित कर देगा और इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का उपयोग किया जाता है डीपीटी यानी कि इसका डिप्थीरिया, प्रोटोसिस यानी काली खांसी हो गया, फिर टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है करता है। देखिए हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या-क्या आपको नियंत्रित किया जाता है, तो ये है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण ये सभी। ठीक है, और रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि भी इसके द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, उसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि ये शाम में पश्चिम में और भोर में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है,
अन्य ग्रह के विपरीत ये दक्षिणार्ध मतलब कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को इसलिए क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा में लंबवत होता है। इस स्थिति में मकर संक्रांति इसको कहा जाता है, ठीक है। और इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण बताना है इसमें से। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी, ठीक है। उपयुक्त में सभी क्योंकि आपको विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रारंभिक रूप जो है प्रारंभिक और रूपांतरित चट्टानों का अपवर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन के परिणाम स्वरूप बने जो अवसादों को नदी, वायु एवं हिमनद द्वारा विभिन्न स्थानों पर एकत्रित किया जाता है, विभिन्न स्थानों पर, ठीक है। और लाखों करोड़ों वर्ष बाद इन अवसादों के ऊपर दबाव बढ़ने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे कि आपको बलुआ पत्थर, शेल, चूना पत्थर, तेलखड़ी, ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी, ठीक है। दिए गए कथन में सभी कथन सत्य हैं क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो आपको पर्वत है कोटोपैक्सी, ये भी सही है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस ओजे सडेल सलाडो, ये भी सही है। ये अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर। फिर नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, हाँ तो ये भी सही है। ये आपको दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है एशिया के प्रमुख नदियों में कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। देखा जाए तो एशिया की प्रमुख नदी जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है वो है लीना, येनेसी, ओबे। ये तीनों नदियां जो हैं वो आप आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? किसकी बहुलता होती है? तो ये होती है पोटास की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। ये नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है जो कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू ये सब फसल उगाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए तो भारत उत्तर का मैनचेस्टर ये कहा गया आपको कानपुर को। फिर आपको दक्षिण का मैनचेस्टर जो कहा गया वो हो गया आपको कोयम्बटूर। फिर आपको भारत का बॉस्टन जो है वो है आपको अहमदाबाद। और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1949, ठीक है। और फिर आपको सिल्क बोर्ड की स्थापना हो गई 1949। 1948 में आपको कुटीर उद्योग बोर्ड बना था, ठीक है। और 1954 में आपको अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बना था। 1953 में आपको अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, ऑप्शन नंबर बी चिनाब है, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो आपको है 1180 किलोमीटर, ठीक है। और ये पीर पंजाल में गहरा गॉर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है देवी चंद्रम गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? तो ये विशाख दत्त की प्रमुख रचना है देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, विशाख दत्त की रचना है। इसमें गुप्त शासक रामगुप्त गुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसको निर्मित किया गया था 1990-91 में। ठीक है, जिसका नाम था परम 8000। परम 8000। ठीक, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1990-91 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस जो है वो आपको 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 27 मार्च। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस यानी थिएटर जो है दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है आपको महावीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी दूसरा बताया जा रहा है। सबसे पहला कौन था? तो ये था परमवीर चक्र। ठीक है, दूसरा है महावीर चक्र। ठीक है, तीसरा है आपको वीर चक्र। नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका उत्तर देखें तो ये होगा 10। ऑप्शन नंबर सी 10 लोगों को किया जा चुका है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब तक 10 भारतीयों को मिल चुका है। भारतीयों में अगर देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सी वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वी एस नायपॉल, वी रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, इन सबको दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो लड़के का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वर्तमान x होगा। ठीक है, मान लीजिए वर्तमान x होगा तो पिता का कितना हो जाएगा? पिता का हो जाएगा x + 24। अब प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी, 2x + 2 हो जाएगी लड़के की उम्र के, यानी कि x + 24 + 2। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 22, यानी 22 वर्ष। ठीक है, और लड़के का वर्तमान आयु कितना हो गया? 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, अपने वेतन का 65% खर्च करता है, प्रति माह 525 रुपए का बचत करता है, तो उसका मासिक आय क्या है? ठीक है, तो 65% खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना? 35%। 35% इज इक्वल टू 525। तो 65% खर्च किया है तो 100% कितना हो जाएगा? 525 बटे 35 गुने 100। ठीक है, 5 से कटेंगे 7, 105, 7 से 1, 7 पचे 35, यानी कि 1500। उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1500। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है 24.64 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, और आपको निकालना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला निकाला जाए, यानी पाई आर स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है आपको 24.64 आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। निकालना है हम लोग को 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कैसे होगा? तो पहले यहाँ से आर निकालेंगे, तो आर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपको 2.8 मीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8, यानी कि जब हम लोग काटेंगे इसको तो यहाँ आएगा 17.6। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न है, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस 1/1 प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो नीचे का एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस रूट थ्री, ठीक है, 1 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे 1 प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। तो रूट टू कट गया, यहाँ आ जाएगा आपको 2 प्लस टू रूट थ्री बाई, ठीक है। और इसको जब हम लोग नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि 1 प्लस थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस टू, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आएगा 2 प्लस टू रूट थ्री जो कि ऊपर है, और नीचे भी 2 प्लस टू रूट थ्री आएगा, तो ये दोनों कटेगा यानी 1। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। तो यहां देखा जाए तो 2 से 5 का डिफरेंस क्या है, +3 है, ठीक है। 5 से 10 का +5 है, 10 से 17 का +7 है, 17 से 26 का +9 है, 17 से 26 से 37 का +11 है, तो इसका हो जाएगा +13, ठीक है। 37 में हम लोग 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50। तो ये था सेट नंबर 8, यहाँ पर समाप्त होता है। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट कवर किया है, ठीक है। तो उसको आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।